शुरुआत 1990 के वक्त से होती है। हमें दो बहन भाई मिशेल और क्रिस से मिलवाया जाता है। क्रिस बहुत ज़हीन था। छोटी ही उम्र में वो एक ऐसा टेस्ट दे रहा था जिससे वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकता था। एग्जाम से फ्री होकर जैसे ही मिशेल और क्रिस बाहर आते हैं तो इन्हें आर्मी ऑफिसर्स रोक लेते हैं, क्योंकि क्रिस ने कॉस्मो रोबोट वाला एक शर्ट पहना था जो जाहिर कर रहा था कि उसे रोबोट्स पसंद है। लेकिन अब की दुनिया में इंसानों और रोबोट्स के दरमियान जंग होने वाली थी। सीन कट होकर हमें ईथन नामी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसे रोबोट्स से बहुत ज्यादा नफरत थी। सालों पहले रोबोट्स को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, जिनसे इंसानों ने काम करवाया और फिर जब रोबोट्स में कुछ मसला हो जाता तो इंसान इन्हें फेंक दिया करते थे। सालों अपने साथ इंसानों का बुरा रवैया सहते हुए रोबोट्स थक गए और अपना हक और अपनी इज्जत मांगने के लिए इन रोबोट्स ने अपनी एक अलायंस बना ली जिसका हेड था पीनट। इंसानों को रोबोट्स की ये हरकत पसंद नहीं आई और ऐसे रोबोट्स की अलायंस और इंसानों के दरमियान जंग का खदशा हो गया। आखिर इंसानों ने भी अपना बुरा बर्ताव छोड़ा नहीं और जंग शुरू हो गई। इंसानों पर रोबोट्स को यूज करने और अपने घर पर रखने की पाबंदी लगा दी गई और हर तरफ दुनिया में जंग का माहौल हो गया। जंग के दौरान एक मिलिट्री ऑफिसर इवेंट्स जाकर अपने हेड को रिपोर्ट करता है कि रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो थकते नहीं। इंसान बस ये जंग हारने ही वाले थे कि साइंटिस्ट ईथन ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाल दी इंसानों की मदद के लिए। उसने न्यूरोकॉस्टर रोबोट्स बनाए जिसे इंसान कंट्रोल कर सकते थे, वो भी अपने ब्रेन की हेल्प से। टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया न्यूरोटेक का। इंसान इसमें अपने सर पर न्यूरो हेलमेट पहनकर उसकी मदद से न्यूरोकास्टर रोबोट को कंट्रोल करके जंग लड़ने लगे। न्यूरोकास्टर रोबोट्स बिल्कुल रोबोट्स जैसे ही थे, वो थके नहीं और ऐसे चंद ही हफ्तों में इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने रोबोट्स से ये जंग जीत ली। इस जंग में सबसे ज्यादा रोबोट्स को मारने का अवार्ड मेजर मार्क को मिला। जंग के खत्म होने के बाद इंसानों ने रोबोट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसकी वजह से रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उनको एक फैसिलिटी में कैद कर दिया जाना था। फिर वक्त गुजरता रहा, साइंटिस्ट ईथन ने अपनी न्यूरोटेक टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बना लिया और इंसानों के माइंड को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक वक्त में दोनों हिस्सों को न्यूरोकास्टर के साथ अटैच कर दिया। यानी इंसान एक वक्त में दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स को एक साथ हैंडल भी कर सकता था। अपने एक ही ब्रेन की हेल्प से वो एक वक्त में दो न्यूरोकास्टर रोबोट से अपने कई काम करवा सकता था। साथ ही इंसान के पास ये भी ऑप्शन था कि वो अपने ब्रेन के एक हिस्से को न्यूरोकास्टर रोबोट के साथ अटैच करे और दूसरे से अपनी लाइफ एंजॉय करे। इसीलिए लोगों को टेक्नोलॉजी का ये एडवांस वर्जन बहुत पसंद आया और पूरी दुनिया के लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करने लगे। यहाँ तक कि स्कूल में भी न्यूरोटेक को यूज करना सिखाया जाने लगा। खैर अब सीन कट होकर हमें 1994 का वक्त दिखाया जाता है और हमारी लीड कैरेक्टर मिशेल को अपने फॉस्टर डैड के साथ रहता दिखाया जाता है। मिशेल स्कूल आती है तो दिखाया जाता है कि सभी बच्चों को न्यूरो हेलमेट की मदद से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मिशेल न्यूरो हेलमेट यूज नहीं करती क्योंकि उसे अपना इंसानी वर्जन ही पसंद है। रूल्स को फॉलो न करने की वजह से मिशेल को प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया जाता है। प्रिंसिपल मिशेल से कहती है, अगर तुम स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी मॉम को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तब मिशेल ने बताया कि मेरी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत दुख हुआ और प्रिंसिपल ने उसे एडवाइस की कि वो न्यूरो हेलमेट की हेल्प से न्यूरोथेरेपी ले ले, इससे उसे अच्छा लगेगा। लेकिन उसे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल चीजें पसंद ही नहीं। अब फ्लैशबैक में मिशेल को वो दिन याद आ रहा था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनकी कार के सामने हिरन आ गई थी जिसको बचाने की वजह से उनकी कार क्रैश हो गई। इस एक्सीडेंट में मिशेल की भी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उसे होश हॉस्पिटल में आया और तभी उसे सामने अपनी एक चश्मा पहने डॉक्टर नजर आए, जिन्हें देखते ही डरकर वो खौफ से उठ गई। आंख खुलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छुप कर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। डरकर वो बेड के नीचे छुप गई। जो भी था वो उसके रूम में आ गया। ये एक कॉस्मो रोबोट था जिसने बेड उठाकर उसे ढूंढ लिया और मिशेल ने उसे मारने की धमकी दी। तो रोबोट ने उसे अपने सर की तरफ इशारा करके एक वायर को जोड़ने को कहा। मिशेल ने वो वायर जोड़ दी। तब वो रोबोट बोलने लगा और उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसके कहते ही अचानक से वो गिर पड़ा। पीछे देखा तो मिशेल के फॉस्टर डैड ने आकर उसके ऊपर हमला किया था। आज के दौर में इंसानों पर रोबोट्स रखने पे पाबंदी लगाई गई थी। वो मिशेल से कहते हैं, फौरन से पहले इस रोबोट को घर से बाहर निकाल दो। मिशेल आगे होकर उससे कहती है, ये आपकी लापरवाही की वजह से घर के अंदर आया है और उसकी बदतमीजी देखकर वो मिशेल के ऊपर ही हमला कर देते हैं। ये देखकर रोबोट को गुस्सा आता है और वो उठकर मिशेल के फॉस्टर डैड के ऊपर ही हमला कर देता है। इस हमले से वो दीवार से टकराकर गिर गए। वो पुलिस में इन्फॉर्म भी करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही मिशेल ने उन्हें बेहोश कर दिया और फिर अपने कॉस्मो रोबोट के लेकर यहाँ से निकल गई। काफी दूर निकल आने के बाद मिशेल रास्ते में रुककर उस कॉस्मो रोबोट से पूछती है,
तुम आखिर ये क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे भाई के कॉन्शियस है? रोबोट हाँ में जवाब देता है। मिशेल इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है, तो आखिर मेरे भाई की बॉडी कहाँ है? तो वो इसे इशारा करके समझाता है कि तुम्हारे भाई की बॉडी के बारे में चश्मे वाले डॉक्टर को पता है। मिशेल को याद आया कि वही डॉक्टर थे जिन्होंने मिशेल को बताया था कि तुम्हारा भाई मर गया है। अब मिशेल एक नक्शा खोलती है और रोबोट एक जगह हाथ लगाकर बताता है कि रोबोट्स की फैसिलिटी के बीचों बीच हमें वो डॉक्टर मिल जाएगा जिसे क्रिस का पता है। ये लोग अब उस जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो रोबोट देखता है कि यहाँ के इंसानों की काफी हालत बुरी है क्योंकि इंसानों ने न्यूरोटेक हेलमेट का बुरे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो उसको यूज करके नशे भी करते थे। इंसानों की हालत बुरी होती जा रही थी और ये देखकर कॉस्मो रोबोट को बहुत बुरा लग रहा था। इसी जगह पर हम इवांस नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये वही मिलिट्री ऑफिसर है जिसने बुरी खबर दी थी कि इंसान रोबोट से जंग हार रहे हैं, लेकिन अब ये मिलिट्री के यूनिफॉर्म में नहीं था, शायद ये रिटायर हो गया था। वो इलीगली गन्स को सप्लाई करने का काम करता था। वो यहाँ एक गन न्यूरोकास्टर रोबोट को दे देता है। गन को पकड़ते ही उस न्यूरो रोबोट ने इस गन के पैसे उसे देने से मना कर दिया और उल्टा उसी की गन से उसी को धमकाने लगा। इससे पहले कि वो इवांस को मार देता, पीछे से कोई उसी के ऊपर हमला करके उसी को ही डिसेबल कर देता है। ये इवांस का रोबोट था। इवांस ने इलीगली एक रोबोट अपने साथ रखा हुआ था। अब ये दोनों मिलकर इस न्यूरोकास्टर रोबोट की बॉडी को अपने ट्रक में डाल देते हैं और इसी सब का फायदा उठाते हुए मिशेल और उसका कॉस्मो रोबोट भी इसी ट्रक में चढ़ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों अब रोबोट वाली फैसिलिटी के अंदर ही जाएंगे। पता चलता है कि होश में आने के बाद मिशेल के फॉस्टर डैड ने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी कि मिशेल के पास एक कॉस्मो रोबोट है। उसी कॉस्मो रोबोट को मारने के लिए गवर्नमेंट मार्क को हायर कर लेती है जो रोबोट्स को मारने में हायर था और वो अब इन लोगों का पीछा कर रहा है। फिर दिखाया गया कि अब इवांस ने जहाँ ट्रक रोका था वो उसका घर था और उसका घर रोबोट की फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। घर के अंदर आते ही मिशेल और कॉस्मो रोबोट भी ट्रक से निकलते हैं और इनकी आवाज ये दोनों सुन लेते हैं। इवांस ने इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लिया तो मिशेल ने उसे अपना मकसद बताया कि वो सिर्फ फैसिलिटी के अंदर जाना चाहती है, इसीलिए वो इवांस के ट्रक के अंदर चढ़ी थी। वो जानती थी कि इवांस फैसिलिटी के अंदर से चीजें लेने और बेचने का काम करता है। तब इवांस ने कहा, वहाँ बहुत खतरा है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा ऐसा इरादा भी है तो तुम छोड़ दो। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इतने में इवांस को किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आई। उसने जल्दी से दोनों रोबोट्स को छुप जाने को कहा और देखा कि यहाँ मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट आया था जो उनसे कहता है, बता दो तुम्हारे रोबोट्स कहाँ हैं? मैं जानता हूँ कि मिशेल एक रोबोट की मदद कर रही है और वो उसी के पास है, लेकिन इवांस ने कहा, नहीं, ये मेरी बहन है और यहाँ पर कोई रोबोट नहीं। उसका झूठ सुनकर मार्क ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इसलिए उन दोनों रोबोट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन दोनों ने ही मार्क के ऊपर हमला कर दिया। मौका देखते ही मिशेल ने यहाँ के स्विचेस ऑफ कर दिए और ये चारों यहाँ मार्क के न्यूरोकास्टर रोबोट को चीजों के नीचे धंसाते हुए खुद वहाँ से भाग निकले और असली मार्क अब अपना न्यूरो हेलमेट उतार कर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिया। ये लोग भागकर जहाँ पहुँचे थे वो बहुत ही खतरनाक जगह थी। इवांस भड़का हुआ था क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। वो मिशेल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और इसी दौरान यहाँ पर स्कैवेंजर्स रोबोट भी आ जाते हैं जो दूसरे खराब हुए रोबोट्स को मारकर अपने अंदर उनके सही पार्ट्स लगाकर अपनी लाइफ बढ़ाते हैं। फिर उधर उधर देखने पर इवांस के रोबोट टिम को एक बहुत बड़ा रोबोट और एक वैन मिल गई। जिस बड़े से रोबोट को इवांस के रोबोट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वो यहाँ से निकलने ही वाले थे कि मिशेल ने उनसे मदद मांगी और कहा कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो यहीं रहते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर जानते होंगे। अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम भी यहाँ से बाहर निकल पाओगे। इवांस उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और ये लोग एक वैन में बैठ जाते हैं जिस वैन को वो बड़ा सा रोबोट उठाकर अब चल रहा था। मिशेल ने इवांस से सवाल किया, तुम्हें ये रोबोट कहाँ से मिला? तो इवांस ने बताया कि ये रोबोट मुझे जंग के दौरान मिला था। मैं रोबोट के खिलाफ जंग लड़ रहा था और उस जंग में मेरी दोनों टांगे जख्मी हो गई और तब इसी रोबोट ने मुझे बचा लिया और आज मैं इसी की वजह से जिंदा हूँ और सही सलामत चल सकता हूँ। इसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए मैं हमेशा इसे साथ रखता हूँ। जंग के खत्म होने के बाद से जब से हमारे ऊपर बैन लगा है, हम रोबोट्स को नहीं रख सकते, इसीलिए मैं भी उसके साथ छुप कर रहता हूँ। सीन कट होकर हमें साइंटिस्ट ईथन को दिखाया जाता है जो जब अपनी मॉम के पास था तो उसने देखा कि उसकी मॉम की मेमोरी लॉस हो रही है। उसने जब इसकी वजह तलाश की तो उसे पता चला कि ये उसकी न्यूरो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। वो भड़क कर अपनी लैब में आता है और आकर डॉक्टर से पूछता है कि हमारी सर्विसेज खराब कैसे हुई, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि क्रिस भाग गया है जिसकी मदद से हम ये न्यूरो टेक्नोलॉजी चला रहे थे। साइंटिस्ट को गुस्सा आया और उसने पूछा, क्रिस कैसे भाग सकता है, उसकी बॉडी तो हमारे पास है। तब डॉक्टर ने बताया कि क्रिस ने अपना कुछ कॉन्शियस एक रोबोट में डालकर उसे भगा दिया है, इसी वजह से हमारे न्यूरोटेक में मसला हो रहा है। इथन गुस्से में था, उसने अपने डॉक्टर से कहा कि फौरन से पहले उस रोबोट को ढूंढो किसी भी तरह,
नहीं तो मेरी कंपनी तबाह हो जाएगी। इथन ने अब खुद नैनोटेक की दुनिया में जाकर मार्क से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि तुम मेरी हेल्प करो, मेरा एक रोबोट भाग गया है जिसकी वजह से मेरा सारा न्यूरोटेक सिस्टम चलता था, तुम उसे पकड़ लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मार्क ने बताया, मैं पहले से ही उस रोबोट और उसके साथ वाली लड़की मिशेल को ढूंढ रहा हूँ। तब इथन ने कहा, चलो ठीक है, तुम उस लड़की को पकड़ कर जेल में डाल देना और रोबोट को मुझे दे देना। अब क्योंकि मार्क का पुराना न्यूरोकास्टर सूट तो मिशेल और उसके साथियों ने तबाह कर दिया था, इसीलिए इथन ने मार्क को फ्री में न्यू टेक्नोलॉजी वाला न्यूरोकास्टर सूट दिया। सीन कट होकर अब हमें मिशेल और इन सबको दिखाया जाता है जो एक अजीब सी जगह पर खड़े हुए थे। अचानक किसी ने उनके ऊपर फ्रिज फेंककर हमला कर दिया और टीम का ये बड़ा सा रोबोट जख्मी हो गया। कुछ ही देर में आकर उन्हें बहुत सारे रोबोट्स ने बंदी बना लिया और उन्हें ले गए डॉक्टर पीनट के पास जो इन सबके लीडर थे। मिशेल इनको देखकर हैरान थी कि वो आज तक जिंदा है। हेड पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? हमें मारने के लिए अक्सर इंसान यहाँ आते रहते हैं। तब मिशेल ने बताया, मैं आपको मारने या किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ जो इसी फैसिलिटी के अंदर रहते हैं। डॉक्टर पिनट ने बताया, हाँ, यहाँ से कहीं दूर एक सेफ हाउस है, शायद वहाँ पे वो रहते हो। डॉक्टर पिनट मिशेल से पूछते हैं, आखिर तुम उस डॉक्टर को ढूंढना क्यों चाहती हो? वो बता देती है कि मैं असल में अपने भाई को ढूंढना चाह रही हूँ जिसका कॉन्शियस इस कॉस्मो रोबोट के अंदर है और मुझे खबर मिली है कि मेरे भाई की बॉडी ईथन कंपनी के पास है। डॉक्टर पिनट भी परेशान हो गए कि आखिर वो एक बच्चे को रखकर अपनी फैसिलिटी में क्या करेंगे। इसका जवाब मिशेल के पास भी नहीं था। दिखाया जाता है कि मिशेल और इवांस अब आगे जाने के लिए तैयार थे। तब डॉक्टर पिनट इनके पास अपने कुछ फौजी रोबोट्स को भी भेजते हैं इनकी मदद के लिए। ये लोग एक पिनट की तरह बनी हुई गाड़ी में बैठकर निकल गए और इतने में ही हमने देखा कि मार्क इस फैसिलिटी के अंदर आ चुका था और उसने इन लोगों को जाता देख लिया। ये लोग जब अपनी मंजिल पे पहुंचे तो वहां जाकर बहुत सारे एवेंजर्स ने उनको घेर लिया। इससे पहले कि वो उनको नुकसान पहुंचा दे, वहाँ एक गाना बजता है और एक सीक्रेट डोर खुल जाता है जिसके अंदर से स्लिप होते हुए ये लोग डॉक्टर कियोन तक पहुंच जाते हैं जिनकी तलाश में मिशेल यहाँ आई थी। इससे पहले कि डॉक्टर कियोन उनसे कोई सवाल करते, मिशेल उनसे सवाल करती है, आखिर मेरा भाई कहाँ है? आपने कहा था वो मर गया है, आखिर मेरा भाई जिंदा कैसे है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? क्यों कहा था आपने कि वो मर गया है? डॉक्टर कियोन ने बताया कि तुम्हारा भाई ईथन की लैब में है। मिशेल ने पूछा, क्यों और किस लिए? तब डॉक्टर कियोन ने बताया, आज से 4 साल पहले इंसान जंग में हार रहे थे और इसी सब में तुम्हारा और क्रिस का एक्सीडेंट हो गया। हमने क्रिस का जब एमआरआई किया तो हमें पता चला कि वो बहुत ज्यादा जीनियस है, उसके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा ताकत है जो उसे गॉड ने गिफ्ट में दी थी और यही ताकतें हमारा सहारा बन गई। क्रिस की ब्रेन पावर से ही हम न्यूरोटेक को बना पाए थे। मिशेल गुस्से में थी। उसने कहा, फिर आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मर गया है? तब डॉक्टर कियोन ने अपने रोबोटिक वर्जन में उसे सारा पास दिखाया। तब क्रिस कोमा में था और उसकी बॉडी के जरिए उसके ब्रेन को यूज किया जा रहा था। डॉक्टर कियोन बताते हैं कि अगर उस दिन हम आर्टिफिशियली उसको जिंदा ना रखते और न्यूरोटेक को ना बनाते तो क्रिस भी मारा जाता। तब मिशेल ने उसे कहा, तो तुम मरने देते, इतने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल तो ना करते। तब डॉक्टर कियोन ने बताया, वो पूरी तरह नहीं मरा था, वो अंदर से जिंदा था। एक दिन उसने मेरा हाथ भी पकड़ने की कोशिश की और जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि वो अंदर से जिंदा है तो मैंने न्यूरोटेक प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईथन नहीं माना और उसने मुझे अपनी कंपनी से ही निकाल दिया। तब डॉक्टर कियोन बताते हैं, मैंने ही इस रोबोट के अंदर इसके दिमाग का एक कनेक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। मिशेल को ये सब सुन के भी उस पर तरस नहीं आया। उसने पूछा, आखिर वजह ही क्या थी ये करने की? तब उसने कहा, मैं चाहता था कि क्रिस इस रोबोट के अंदर अपनी कॉन्शियस बनाए और रोबोट्स के साथ आकर अपनी एक जिंदगी बना ले, एक फैमिली बना ले। ये सुनकर मिशेल रोने लगी और कहने लगी कि मेरा भाई मेरा था, उसकी फैमिली मैं थी, उसको रोबोट्स की क्या जरूरत थी? इवांस को भी ये सारी कहानी सुनकर डॉक्टर कियोन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इवांस उसे मारने लगा और इसी दौरान दिखाया गया कि मार्क भी इस फैसिलिटी तक पहुंच गया, जिसे सीसीटीवी में देखते ही पीनट डर जाता है। मार्क धमाका करवा के इस फैसिलिटी के अंदर आता है तो अंधेरे का फायदा उठाकर ये सब लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत ज्यादा मजबूत था, इनके किसी हमले का उसके ऊपर असर नहीं होता। मार्क अपने साथ पूरी फौज लेके आया हुआ था जो इन रोबोट्स के साथ लड़ने लग गए। ये न्यूरोकास्टर रोबोट पुराने रोबोट्स को धड़ाधड़ मार रहे थे। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ने मिशेल से कहा, तुम रोबोट को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन इससे पहले कि मिशेल भाग पाती, मार्क की उस पर नजर पड़ जाती है और मार्क पीछे से उसके रोबोट का हाथ पकड़कर यहाँ से उड़ जाता है। उन्होंने मिशेल को कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ काफी तबाही मचा दी थी, यहाँ तक कि पिनट भी पूरी तरह जख्मी हो गया था। ये लोग जब वापस रोबोट्स की फैसिलिटी में आए तो देखा कि न्यूरोकास्टर रोबोट्स ने यहाँ सभी रोबोट्स को मार डाला है और अगर कुछ रोबोट्स बचे भी हैं तो वो काफी बुरी हालत में है। यहाँ दिखाया जाता है कि मार्क उस रोबोट को लेकर ईथन के पास पहुँचता है, जिसे देखते ही उसकी सांस में सांस आती है
और वो उस रोबोट से कहता है, इस बहुत परेशान किया तुमने मुझे, अब ऐसा मत करना। उसके डॉक्टर्स रोबोट को पकड़कर एक मशीन में लेटा देते हैं और उसके अंदर से सारे कॉन्शियस को दोबारा क्रिस की बॉडी में डाल दिया जाता है। मार्क यहाँ खड़ा होकर ये देखकर हैरान परेशान था कि ईथन कितने बुरे तरीके से एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहा था। ईथन ने बताया कि इस बच्चे की वजह से ही मैं न्यूरो टेक्नोलॉजी बनाकर पूरी इंसानियत को बचा पाया हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि मिशेल बहुत ज्यादा उदास थी, तभी वैंस उसके पास आया और उसने उसे हौसला दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम क्रिस को बचा लेंगे और ईथन की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। अब सबसे पहला मिशन था इनका इस फैसिलिटी से बाहर निकलना, जिसके लिए वो बेनेट के एक रोबोट के पास आता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता आता था। इस रोबोट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसने मिशेल को बताया कि पूरा न्यूरोटेक तुम्हारे भाई के ब्रेन से चलता है और अगर तुम्हारा भाई अपने कॉन्शियस में आ गया यानी होश में आ गया तो सारा न्यूरोटेक बंद हो जाएगा। ये सुनकर मिशेल ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, फिर हम इस तरह न्यूरोटेक को बंद करवा सकते हैं। अब ये रोबोट जो मिशेल को सारी बातें बता रहा था वो उनके साथ उनके इस मिशन में जाने को तैयार था, लेकिन पीनट नहीं। पीनट कहता है, हमें पहले भी जंग नहीं चाहिए थी, पहले भी इज्जत और अमन चाहिए था और अभी भी यही चाहिए। तब मिशेल उससे कहती है, हम वही तो रहने जा रही है, उसी के लिए तो एक और मर्तबा कोशिश करके लड़ेंगे। पीनट के बाकी रोबोट्स को मिशेल का पॉइंट समझ आ रहा था। उन्होंने मिलकर पीनट को भी मना लिया और ऐसे सभी इस मिशन का हिस्सा बन गए। ये लोग अब अपने मिशन के लिए तैयार होकर एक बहुत बड़ी गोल सी शिप में बैठकर उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर ईथन की लैब थी। ये लोग एक बहुत बड़े से रोबोट को अपने साथ लेकर आए थे जिससे ये किसी खिलौने की तरह घास को उठाकर लैब के ऊपर हमला कर देते हैं। अंदर बैठे ईथन ने इस सब को देख लिया था। उसने मार्क को मिशन दिया कि वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर इन सब को खत्म कर दे। इस बड़े से रोबोट को इवेंस कंट्रोल कर रहा था और इवेंस के सामने अब बहुत सारे एडवांस न्यूरोकास्टर रोबोट्स आ चुके थे जो उसके रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आखिर उसका रोबोट तबाह हो जाता है। इससे पहले कि इवेंस भी इस रोबोट के फटने में मारा जाता, वो इससे पहले ही रोबोट के अंदर से जंप कर देता है। यहाँ दिखाया गया कि पीनट भी एक बहुत बड़े रोबोट को कंट्रोल करते हुए यहाँ आया और बाकी सारे कॉस्मिक रोबोट भी यहाँ पर न्यूरोकास्टर रोबोट से लड़ने लग गए। जब सबका ध्यान बाहर चलने वाली जंग में था तभी मिशेल मौके का फायदा उठाकर लैब के अंदर चली आई। मिशेल ने अपने रोबोट के जरिए यहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट को डराकर यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद उसने यहाँ मौजूद एक न्यूरो हेलमेट को पहन लिया जो उसके भाई से कनेक्टेड था। बाहर दिखाया गया कि मार्क अपना एक बहुत बड़ा न्यूरोकास्टर सूट पहन के आया जिसकी मदद से उसने यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी, धमाके करना शुरू कर दिए। यहाँ पर मार्क सबको मारते मारते पिनट के भी सामने आ गया। जिस टाइम पिनट एक क्लस्टर रोबोट को मारकर फ्री हुआ था, मार्क ने उसके ऊपर गन तान दी और उसे पूछा, अब क्यों ये जंग लड़ रहे हो? तो पिनट ने कहा कि आजादी से बड़ा कुछ नहीं होता। उसने पूछा, मौत पे नहीं? तब पिनट ने कहा कि अगर मेरी मौत से मेरे बाकी साथियों को आजादी मिल जाती है तो मुझे ये मौत अच्छी है। उसकी बात सुनकर मार्क इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हारे अंदर एक इंसान से भी ज्यादा इंसानियत है। मैं आज एक इंसान से मिला जिसके अंदर रोबोट से भी कम हसास है। वो ईथन की बात कर रहा था जिसने एक बच्चे का इस्तेमाल बेदर्दी से किया हुआ था सिर्फ अपने प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए। इस टाइम मार्क ने फैसला कर लिया कि अब वो और ईथन का साथ नहीं देगा बल्कि वो हक का साथ देगा। सीन कट हो गए। अब हमें मिशेल को दिखाया गया जो उस न्यूरोकास्टर हेलमेट की मदद से अपने भाई से मिलने लगी। इस दुनिया के अंदर वो दोनों अपने घर में थे। यहाँ पर मिशेल क्रिस से कहती है, उठो चलो हमें यहाँ से चलना है। जिस पर क्रिस ने कहा, नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने इस दुनिया को अंदर से देखा है और मैं जानता हूँ कि मेरा इस्तेमाल करके ईथन ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है और मेरा यहाँ से निकलना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मैं मर चुका हूँ। इन लोगों ने मेरे दिमाग को आर्टिफिशियली जिंदा रखा हुआ है और मेरे दिमाग से ही ये न्यूरोटेक चल रही है। मिशेल ने पूछा, फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? तब क्रिस ने उसे समझाया, देखो अगर मेरा दिमाग और देर एक्टिव रहा तो ईथन मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया को पूरी तरह तबाह कर देगा। अच्छा यही है कि तुम मुझे मार दो, मेरे दिमाग को डीएक्टिव कर दो ताकि न्यूरोटेक भी बंद हो जाए और ये सारी तबाही भी। मिशेल इस सब के लिए राजी नहीं थी। तब क्रिस ने उसे कहा, याद है ना तुम मुझे कहती थी कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ, तो बस इस दुनिया को बदलने में तुम मेरी मदद करो। ये कहते ही क्रिस और मिशेल गले लगे और सीन्स यहाँ असली दुनिया में शिफ्ट हो गए जहाँ मिशेल होश में आ गई थी। उसने आगे बढ़कर क्रिस की सारी मशीन्स को ऑफ कर दिया जिसकी वजह से क्रिस पूरी तरह से मारा गया और न्यूरोटेक तबाह हो गई। बाहर दिखाया गया कि इवेंस की आर्मी यानी रोबोट्स हार रहे थे। इवेंस ने देखा कि उसका रोबोट जो हमेशा से उसके साथ था वो भी बुरी तरह डैमेज हो चुका था। उसे देखते ही वो टूटने लगा। एकदम से जैसे ही न्यूरोटेक बंद हुई यहाँ के सारे न्यूरोकास्टर रोबोट्स भी बंद हो गए, गिर गए और ऑटोमेटिकली इवेंस ये जंग जीत गया। इस टाइम उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जोर से चिल्लाया। अगले ही पल उसे अपने रोबोट टिम की याद आई। उसने पीछे देखा तो अब टिम पूरी तरह खराब हो चुका था, वो मर चुका था, जिसे देखकर उसकी खुशी सारी गम में बदल गई। लेकिन तभी उसने देखा कि टिम के अंदर तो एक छोटा वर्जन भी था।
जिसने इस बड़े रोबोट को कैरी किया हुआ था, जिंदा रखा हुआ था। ये देखकर इवांस की जान में जान आई। अब अपने रोबोट को लेने के बाद इवांस मिशेल को ढूंढने के लिए अंदर गया और जब यहाँ से बाहर आया तो उन लोगों को पता चल गया कि अब दुनिया में सारे न्यूरोटेक रोबोट काम करना बंद कर चुके हैं। न्यूज पे भी ये बात फैल गई और फिर मिशेल का इंटरव्यू हुआ। मिशेल ने न्यूज में सब सच बता दिया कि किस तरह ईथन एक बच्चे का इस्तेमाल करके इस न्यूरो टेक्नोलॉजी को चलाए हुए था। इसी वजह से ईथन को जेल हो गई और कहानी के आखिर में हमें मिशेल को पूरी दुनिया को स्पीच देते हुए दिखाया गया, जिसमें मिशेल कहती है, मैं जानती हूँ आप सब लोग कंफ्यूज होंगे इस दुनिया में क्या चल रहा है। असल में दुनिया में न्यूरोटेक बंद हो गई है। ईथन ने न्यूरोटेक के जरिए न सिर्फ रोबोट्स को जंग में हराया था बल्कि इंसानों को भी किसी काम का नहीं छोड़ा था। इंसानों को न्यूरोटेक की आदत पड़ चुकी थी। इंसान ये भूल गए थे कि वो सारे काम जो वो न्यूरोकास्टर रोबोट से करवा रहे हैं वो खुद भी कर सकते हैं। असली दुनिया में इंसान ही इंसान का सहारा है, ना कि ये न्यूरो टेक्नोलॉजी। हमारे इमोशंस और हमारा मिलना जुलना ही हमें इंसान बनाती है। अगर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है तो हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसकी ये स्पीच सबको बहुत अच्छी लगी। इवांस भी इमोशनल होकर उसके गले लग गया और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें मरे हुए रोबोट्स का एक झुंड दिखाया गया, जिसमें कॉस्मो रोबोट भी था। एकदम से वो रोबोट उठ खड़ा हुआ इस मैसेज के साथ कि उसके अंदर अभी भी क्रिस की कॉन्शियस जिंदा थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। फिल्म की शुरुआत में हम गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेतों में खेलने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले अब्दी के डैड बोले, अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाना। सभी बच्चों ने हाँ में सर हिलाया और चले गए। काफी घंटों ये खेलते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने वाला हो गया। सभी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त, उनका अभी भी खेलने का दिल चाह रहा था। खेलते हुए अचानक से उनकी बॉल खेतों में कहीं चली गई। शाम भी हो गई थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन अब्दी का दोस्त वो बॉल लेना चाहता था, जिसके लिए वो खेतों में चला गया, लेकिन बॉल एकदम से गायब हो गई। एकदम से वहाँ पर अंधेरा भी छा गया और आगे बढ़ गए। अब्दी के दोस्त ने जब देखा तो उसकी बॉल एक छोटी लड़की के हाथ में थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था, जैसे वो कोई शैतान हो। इस लड़की को देखकर भी अब्दी के दोस्त को डर नहीं लगता और वो उस लड़की के पीछे बॉल लेने के लिए जाता है, जबकि अब्दी उसे रोकता रह गया। खेतों से बाहर निकलकर अब्दी ने क्या देखा कि वो लड़की उसके दोस्त को पकड़ के उसके सर पे पत्थर मारकर उसका मर्डर कर चुकी है। ये देखकर वो घबराते हुए गांव में गया और उसने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लिया। सभी लोग अब्दी की बात मानते हुए अब्दी के दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर अब्दी ने उसे देखा था अब वो वहाँ नहीं था, लेकिन फिर नदी के दरमियान एक पत्थर पर उन्हें उस बच्चे की लाश मिल गई। सब लोग इस हादसे से बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो बच्चा जो मरा था, उसके डैड को लगता था कि अब्दी ने ही उस बच्चे को मारा है, क्योंकि आखिरी मर्तबा वही उसके साथ था और अपना कत्ल छुपाने के लिए वो ये सब कर रहा है। इससे पहले कि अब्दी को उसके ना की गलती की सजा मिल जाती, यहाँ पर गांव की बड़ी फैमिली का एक मेंबर आ जाता है और आकर वो अब्दी की साइड लेता है और कहता है, मुझे अब्दी पे यकीन है, वो सब अब्दी ने नहीं किया और अब्दी जो कह रहा है वो सच कह रहा है। वो सब सुमोला ने किया है और शायद वो आज तक जिंदा है। सुमोला के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तब ये आदमी इन सबको सुमोला की कहानी बताता है। आज से 29 साल पहले इस गांव के सबसे अमीर आदमी की कोई भी औलाद नहीं थी। इसकी वजह से उसके अंकल उसकी सारी जमीनें लेना चाहते थे ताकि वो जमीन उनके बच्चों के पास चली जाए और इस जमीन का आगे कोई वारिस रहे। अब सूजी मान को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को ये धमकी दी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उनका कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो वो दूसरी शादी कर लेगा। सूजी मान की वाइफ ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई और तभी उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चला जो लोगों को बच्चा देने में मदद करती थी। सुनकर काफी अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी अपनी एक मेड के साथ उस औरत के पास चली गई। यहाँ पर जाते ही वो लड़की बताती है कि मुझे बच्चा चाहिए और ये बुरी औरत उसे बताते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं पहले साफ साफ बता दूं, मैं ये सारा काम काले जादू से करती हूँ और मेरे मकसद को पूरा होने के लिए डीमन यानी शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा मिल तो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक कुर्बानी भी देनी होगी। तुम्हारे पास 2 बेटियां पैदा होंगी, जिसमें से एक बेटी तुम्हारी और दूसरी बेटी शैतान की होगी। एक का दिल बहुत अच्छा होगा तो दूसरी के अंदर सारी हरकतें ही शैतानी होंगी और तुमने शैतान की बेटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम इस औरत को सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसीलिए उसने इस बुढ़िया की सारी बातें मान ली। बुढ़िया ने भी कुछ रिचुअल किया और एक खून के अंदर कुछ चीजें मिलाते हुए वो खून
इस औरत को पिला दिया और कहा जाओ आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि सच में वो रिचुअल काम कर गया था। सुजीमान की वाइफ अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सुजीमान खुशी से गांव में ये खबर फैला देने को कह देता है और यहाँ सुजीमान जिसे पहले ही पता था कि उसके पास 2 बेटियां पैदा होंगी, वो दोनों के नाम सोचने लग जाती है। उसने एक बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी का नाम कुमाला सोचा था। वक्त गुजरता है और वो दिन भी आ जाता है जब सुजीमान के घर उसकी बेटियों का जन्म होना था। उसके रूम में सोफे पे हम डीमन को भी बैठा हुआ देखते हैं। जैसे ही सुजीमान की पहली बेटी पैदा होती है तो उसमें कोई भी हरकत नहीं होती, जिससे लोग जान जाते हैं कि वो मर गई है। जैसे ही दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसे देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। उसकी दूसरी बेटी का मुंह डिफॉर्म था, यानी चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। जैसे ही सुजीमान ने उसे देखा तो गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। गुस्से में सुजीमान बाहर से जाकर एक चाकू ले आया और अपनी इस बेटी को मारने लगा। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे मना भी किया क्योंकि उसने डीमन के साथ डील की थी कि वो इस बच्ची को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सुजीमान को इस डील के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उसने उससे स्टॉप करके मार डाला। उस बच्ची के मरते ही जो पहली बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी उसके अंदर भी एकदम से एक जान आ गई और वो रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सुजीमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गांव वालों में ये खबर फैला देता है कि उसकी बेटी हुई। लेकिन चंद सालों बाद ये मालूम होता है कि उसकी बेटी भी एक तरफ से अपाहज थी। उसकी बॉडी के राइट साइड का कोई भी हिस्सा, यहाँ तक के टांग और हाथ काम नहीं करते थे और इस बच्ची का नाम उन्होंने कुमाला रखा था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुजीमान भी बचपन में इसी तरह पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसकी कुछ थेरेपीज चली थी जिसके बाद से वो नॉर्मल हो गया। कुमोला की भी ये लोग थेरेपीज करवा रहे थे, लेकिन थेरेपीज का कुमोला पर कोई असर नहीं था। एक दिन हम देखते हैं कि कुमाला साइकिल के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ बदतमीजी करती है तो उसके डैड यानी सुजीमान को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर उसके कमरे में भेज देते हैं, जहाँ जाकर वो पागलों की तरह अपना सर पटकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पोसेस कर लिया है, लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझ पाते और कुमोला को पागल समझ लेते हैं। एक पागल बच्ची को सुजीमान अपनी बच्ची नहीं मान सकता था, इसीलिए उसने इस बच्ची को काल कोठरी में बंद करवा दिया। सालों गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज भी कुमोला से कोई भी अच्छे तरीके से प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी नहीं। उसे ये लोग उसी काल कोठरी में बंद करके रखा करते थे और यही चीजें अक्सर कुमाला की मॉम को दुख दिया करती थी, क्योंकि कुमाला की मॉम को याद है कि डेविल के साथ डील में उसने ये वादा किया था कि वो दोनों ही बच्चियों को बहुत लाड से पालेगी, लेकिन एक को तो पैदा होते ही मार दिया गया था और दूसरे के साथ भी ये लोग बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। देखने को मिलता है कि एक दिन कुमोला काल कोठरी से भागकर मार्केट में आ जाती है। मार्केट में बहुत सारे बच्चे थे, तो जैसे ही कुमाला को देखते हैं तो उसके खराब हाथ पांव का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको बॉल्स में मारते हैं और कीचड़ भी उसके मुंह पे लगा देते हैं, जिससे कुमोला को बहुत बुरा लगता है। सुजीमान और उसकी वाइफ जो यही मार्केट से गुजर रहे थे वो अपनी बेटी के साथ ये बुरा सलूक होते देखते भी हैं, लेकिन उसे रोकते नहीं। इसके बाद सुजीमान एक नौकर के जरिए कुमाला को घर बुला लेता है और एक हंटर से उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसने हमेशा कुमोला को बाहर जाने से मना किया था। सामना में और जो सुजीमान की वाइफ की मेट थी वो कुमोला से बहुत प्यार करती थी। वो कुमोला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। सुजीमान जब उसे मार मार के यहाँ से चला जाता है तो सम कुमोला की कमर पे दवाई लगाती है, उसे चुप करवाती है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए पियानो बजाने को कहती है। उन्होंने तो आज कमोला के लिए एक डॉल भी बनाई थी जो उसे वो गिफ्ट में देती है, क्योंकि आज कमोला का बर्थडे था जो किसी और को याद नहीं था। रात में अब कमोला सो जाती है और आधी रात में उसकी अलमारी का दरवाजा नॉक होता है और दरवाजा खोलकर उसमें से समोला की यानी इसकी दूसरी बहन की सोल निकल कर आती है, जिसे उसके डैड ने पैदा होते ही मार दिया था। कुमाला समोला की स्पिरिट से डर रही थी, लेकिन सुमाला ने उसे गले लगाया और उसे यकीन दिलाया कि नहीं, मुझसे नहीं डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मुझे भी तुम्हारे डैड ने मारा था और वो अब तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करते हैं। मैं इन सब चीजों का बदला लूंगी। ये सब बातें करने के बाद हम सुमाला के स्पिरिट को अजीब तरीके से हंसता हुआ देखते हैं, जैसे वो कोई घटिया प्लानिंग कर रही हो। यहाँ तक के शीशे में उसकी स्पिरिट फिलहाल नजर भी नहीं आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कुमोला जब पियानो बजा रही थी तो उसके डैड इस आवाज से बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे। इतना तंग हुए वो कि उन्होंने आकर कुमोला को थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी, जिन्होंने कमोला को कुछ नहीं कहा और ना ही कमोला को चुप करवाया। सब ने ही इस मर्तबा भी कमोला को चुप करवाया। साफ बात थी कि उसकी मॉम भी उससे प्यार नहीं करती थी। अब जिस टाइम सम उसे स्ट्रॉन्ग होने को कह रही थी, उसी टाइम उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो उठ खड़ी होती है और नॉर्मल तरीके से चलने लग जाती है। हालांकि वो चल नहीं पाती थी। चलते हुए वो अपने डैड
की स्टडी में गई और जाते ही उसने एक पेन उठाकर अपने डैड के हाथ में स्टैब कर दिया। उसके डैड पहले यही देखकर हैरान थे कि उसकी बेटी ठीक से चल कैसे पा रही है। ऊपर से उन्होंने ऐसी हरकत कर दी थी कि उसके डैड का गुस्सा डबल हो गया। ये सब असल में कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने किया था, लेकिन इसकी सजा अब कुमाला को ही मिलनी थी। उसके डैड उसे एक क्रॉस पे बंधवा कर कड़कती धूप में गांव में लटका देते हैं और कोई भी कुमाला की मदद नहीं करता। अब इस चीज का बदला तो सुमाला लेकर ही रहेगी। रात में खाना खाने के टाइम जब कुमाला को लेकर जाया जाता है खाना खिलाने के लिए, तो सुमाला की सोल दोबारा से उसे पोजेस कर लेती है और कुमाला अजीब तरीके से अपने कपड़े उतारते हुए डाइनिंग टेबल पे ही गलत काम कर देती है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें भी कर रही थी। कुमाला की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने शीशे में देखा कि उससे ये सब कुछ सुमाला की सोल करवा रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और डर गई। कुमाला की मेड उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन कुमाला अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है और भागकर फार्म्स में जाकर वहाँ से कच्ची मुर्गियाँ खाने लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो सम हमसे पूछती है, कुमाला तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। जिस पे वो सच सच बता देती है, मैं ये सब नहीं कर रही, ये सब मुझसे सुमाला की सोल करवा रही है। कुमाला की मॉम भी ये बातें सुन चुकी थी और अब उनको डर लगने लग गया था। वो जानती थी कि उन्होंने डीमन से की हुई डील तोड़ दी है और अब उस औरत की वार्निंग के मुताबिक उनका पूरा खानदान, उनकी सब चीजें तबाह हो जाएंगी। वो जानती थी कि अगर इस सब को ठीक करने में कोई इसकी मदद कर सकता है तो वो बूढ़ी औरत ही है। वो उससे मिलने के लिए जब नदी के पास जाती है तब नदी पार करवाने वाला आदमी उसे बताता है कि वो औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। वो अब डर गई अपनी मेड सम को भी सारी बातें बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए एक डीमन का सहारा लिया था, एक डीमन से डील की थी और वो डील वो तोड़ चुकी है, जिसके बाद अब बहुत बुरा होने वाला है। वक्त गुजरता रहता है और हम देखते हैं कि सालों गुजरने के बाद भी कुमाला के साथ बुरा सलूक ये लोग करते रहते थे। सम अपने मालिक से यानी सूचीमान से कुमाला के ऊपर ये जुल्म बंद करने को कहती है, लेकिन वो एक नहीं मानते और कहते हैं कि कुमाला दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है और उसे सजा देना जरूरी है। उसकी सजाओं के बावजूद भी सम कुमाला के पास आती है और कुमाला से कहते हैं, मैं तुम्हारी हूँ और मुझे तुम बहुत प्यारी हो, चाहे तुम जैसी भी हो। ये सारी बातें सुनकर कुमाला के दिल में सम के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ती रही और अपने पेरेंट्स के लिए और भी कम होती रही। अगले दिन हम देखते हैं कि कुमाला को तंग करने के लिए वही बच्चे आए थे जो उसे मार्केट में मिले थे। कुमाला के साथ खेलने के बहाने उन्होंने कुमाला को नीचे बुलाया, उसका मजाक उड़ाया, उसके मुंह पे मिट्टी लगा दी और उसे एक बॉल मारकर चले गए। चले कहाँ गए? आंटी सामने ही उन्हें भगाया। दूर खड़े हुए कुमाला के पेरेंट्स ये देखते रहे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को रोका नहीं। कुमाला बाहर क्यों आई थी, इसके सजा में उसके डैड दोबारा से उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन रात को कुमाला की मॉम को काल कोठरी में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने जाना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे कहा, यही बैठी रहो, तुम्हारा वहम है वो सब। लेकिन उसकी मॉम की सोच बिल्कुल ठीक थी। कुमाला ने अपने आप को छुड़वा लिया था क्योंकि सुमाला की सोल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वो एक खंजर लेकर यहाँ से निकल जाती है खेतों की तरफ। हम देखते हैं कि उसके पीछे सुमाला भी थी। वो उस बच्चे के पास गई जिसने उसके हैंडीकैप होने का मजाक उड़ाया था। वो बच्चा कुमाला को चलता देखकर और उसके पीछे सुमाला की सोल को देखकर बुरी तरह डर गया। इससे पहले कि वो भागकर अपने घर की तरफ बढ़ता, कुमाला ने उसे पीछे से पकड़ा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसकी कमर में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। अब उसके बाकी 2 साथी जो अभी भी रात को बाहर निकले हुए थे, कुमाला अब उन दोनों के पास गई। पहले तो उसने इन दोनों को खूब डराया, उनका मजाक बनाया और फिर उन दोनों के ऊपर हमला करके भी उन्हें मार डाला। वो तीनों बच्चे जो रात में मरे थे, अगले दिन उनके पेरेंट्स और पूरे गांव वाले उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन पूरे गांव में से वो बच्चे नहीं मिले। तब गांव वालों ने अगले दिन दूसरे गांव में जाकर उन बच्चों को ढूंढने का फैसला किया और तब तक किसी भी बच्चे को सूरज चलने के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। अब बाकी सारे बच्चे अपने बड़ों के कहने के मुताबिक घर के अंदर ही छुप कर बैठे हुए थे और सारे ये बात कर रहे थे, क्या पता वो तीनों हमें तंग करने के लिए गए हों। अभी वो यही सोच रहे थे कि यहाँ पर कुमोला ने आकर बॉल रख दी, फिर वो बॉल उठाकर बाहर ले गई। सब बच्चे बॉल लेने के लिए बाहर चले गए। हालांकि उनमें से एक बच्चे ने कुमोला के हाथ में उस खंजर को नोटिस भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ ना समझ पाए और बाहर निकलने पर कुमोला ने सारे बच्चों को बेरहमी से मार दिया। अब सुबह होने पर गांव वालों को मरे हुए बच्चों की लाशें मिलना भी शुरू हो जाती हैं। एक लाश को कुएं के पास पत्तों के नीचे छुपाया गया था, जबकि एक लाश को कुएं के अंदर डाल के छुपाया गया था, क्योंकि जब सम ने पानी निकाला तो कुएं के अंदर खून था। बाकी सब बच्चों की लाश खेतों में पड़ी हुई थी
और उन सब के सरों को बॉडी से अलग कर दिया गया था। सबके सर एक डंडे में इस तरह पिरोए गए थे जैसे मोती हो, एक के बाद एक ऊपर नीचे करके, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए, यहाँ तक कि सूजीमान भी। अब इन सारी बच्चों की लाशों के पास क्योंकि कुमाला की डॉल मिली थी तो सबको लगा कि ऐसा सब या तो कुमाला ने किया है या उसके डैड ने। जैसे ही सारे गांव वाले सूजीमान के घर आए तो सूजीमान ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये सब मैंने किया है? और अगर तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हो तो वो ये सब कैसे कर सकती है? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती। सूजीमान भी मान नहीं सकता था कि ये सब कुमाला ने किया है, लेकिन फिर उसके माइंड में आया कि कभी कभार कुमाला चलने भी लगती है और अजीबोगरीब हरकतें भी करती है, हो सकता है कि ये सब उसने किया हो। वैसे भी उसको तो रात में काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तो फिर वो बाहर कैसे गई? यही सोचते हुए सूजीमान जब काल कोठरी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुराख था जिसे बोरियों से ढका गया था। और ऐसे ही सूजीमान को ये बात कंफर्म हो गई कि उसकी बेटी ने ही वो सारे मर्डर किए हैं। यहाँ पर अब डरते हुए पहली मर्तबा कुमाला की मॉम बोलती है और बताती है ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की सोल ने किया है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने खुद सुमाला की सोल को अपनी आंखों से देखा था। अब इन बातों के पीछे कितना सच है ये सब जानने के लिए सूजीमान कुमाला के रूम में जाता है और उससे वादा करता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बताओ इस सब के पीछे कौन है? और यहाँ पर कुमाला बता देती है कि इस सब के पीछे सुमाला की सोल है। कुमाला बताती है कि मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी। कुमाला ये भी बताती है कि सुमाला की सोल ने उससे वादा किया है कि जितने भी लोग कुमाला को परेशान करते हैं वो उन सबको मार देगी। और यहाँ पर सूजीमान को अपना ही डर हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा टॉर्चर तो सूजीमान ने खुद कुमाला को किया था। डरते हुए वो नीचे जाता है और अपने नौकर से कुमाला को और भी ज्यादा जोर से काल कोठरी में बंद करने को कहता है ताकि वो चल ना पाए और सुमाला की सोल उससे कुछ करवा ना पाए। इसके बाद वो एक शेमन के पास गया इन सारी चीजों के इलाज के लिए। शेमन ने यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़े और इस कहानी को जानने की कोशिश की कि आखिर कुमाला के पीछे वो सोल पड़ी हुई क्यों है। और उन्हें यहाँ पर वो सारा कुछ नजर आ गया कि किस तरह उसकी वाइफ ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इस सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो सूजीमान को भी बता देते हैं। हमें पता चलता है कि कुमाला और सुमाला का आज 9वां बर्थडे भी था। सम जब कुमाला को प्यार करने के लिए उसके पास आई तो उसने एक गिफ्ट के तौर पे सम को कहा कि तुम आज मेरे पास मत आना क्योंकि सुमाला ने मुझे बताया है कि रात 12 बजे के बाद वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगी और मैं नहीं चाहती वो आपको कोई नुकसान पहुँचाए। उसकी बात मानते हुए सम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगती है। हालांकि उसका बेटा पूछता भी है कि हम ये सब छोड़ के क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर तो हमें सब मिलता है, लेकिन सम कोई जवाब नहीं देती। रात में सूजीमान का नौकर जब कुमाला को खाना देने के लिए आता है तो वो उसे पसंद नहीं आता। वो जब खाना चेंज करने को कहती है तो नौकर उसे बदतमीजी करने लग जाता है। तो इस टाइम वो पास पड़ा एक कॉकरोच उठाकर अजीब तरीके से खाती है जो उसे अब मजे का भी लग रहा था। ये देखकर उस आदमी का भी दिल खराब हो गया। सीन कट होकर अब हमें सूजीमान और शेमन को दिखाया जाता है जहाँ सूजीमान शेमन से ये सब ठीक करने के बारे में पूछ रहा था। अचानक शेमन की आंखें सफेद हो गई और वो डर गया। शेमन ने बताया आज डीमन यानी सोलोमा कमोला पर पूरी तरह अपना काबू कर लेगी और हर चीज तबाह कर देगी। ये सब ठीक करने के लिए और उसकी पावर्स को कम करने के लिए शेमन उसे एक खंजर देता है। वो कहता है कि तुम बस उसकी पावर्स को कम करके मेरे पास ले आना, मैं बाकी उसे संभाल लूंगा। उसने सूजीमान से भी कहा कि अगर चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम उसे यहाँ ना ला पाओ तो तुम कुमोला के दिल में ये खंजर स्टैब करके उसे वहीं पे मार देना, क्योंकि हम लोग शैतान के इस बच्चे को यहाँ इंसानी दुनिया में नहीं छोड़ सकते वरना वो इंसानों को बार बार मारता रहेगा। अब दिखाया जाता है कि कुमोला ने अपने आप को आजाद करवा लिया है। जाहिर सी बात है सुमोला की हेल्प से। वो अब उस नौकर के कमरे के बाहर आकर रोने का ड्रामा करती है जिस नौकर ने उसे अच्छा खाना नहीं दिया था। ये नौकर जब कुमोला को पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमोला उसे ये मारने की कोशिश करती है। वो आदमी डरकर वहाँ से भागने लग जाता है और अब कमोला उसके पीछे पड़ जाती है। वो आदमी बच बच के भाग रहा था लेकिन कमोला ने दरवाजे के ऊपर स्टैब कर करके दरवाजे को तोड़ दिया और फिर घर के अंदर आ गई। वो आदमी उससे बचने के लिए भाग रहा था। पीछे से कमोला ने चाकू को गोल गोल घुमाते हुए उसकी तरफ फेंका जिससे चाकू उसके जिस्म में स्टैब हो गया और वो वहीं मर गया। इसके बाद हमें कमोला की मॉम को दिखाया जाता है जिसकी आंख पियानो की आवाज से खुली थी। उसकी मॉम जब नीचे आई तो उन्होंने देखा कि कुमाला ही पियानो बजा रही थी और उसको देखते ही कुमाला अजीब तरीके से उनकी तरफ चाकू लिए फड़ने लगी। उसकी मॉम ने देखा कि शीशे में सुमोला ही उससे ये सब करवा रही थी। ये देखते हुए वो सुमोला से माफी मांगने लगी और खुद पीछे की तरफ बढ़ने लगी जहाँ उसे अपने नौकर की लाश भी दिख गई।
उसे पता था कि अब ये दोनों उसे भी मार देंगी, इसीलिए वो भागकर अपने रूम में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और उसके आगे एक स्टूल भी लगा लेती है। कुमोला बार बार दरवाजे को खंजर से स्टैब करते हुए उसे मारने की कोशिश करती है और फिर ताकत लगाकर ये दरवाजा ही खोल देती है। कुमाला की मॉम उससे माफी मांगती रही, लेकिन उसने उसके ऊपर रहम नहीं किया और खंजर को उसकी टांग में स्टैब करते हुए उसे मारने की कोशिश की। इस टाइम उसकी मॉम को बहुत दर्द हो रहा था। वो जानती थी कि कुमोला की बॉडी पे पूरी तरह समोला का कंट्रोल है। वो समोला से कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कुमोला से बात करने दो। ये सुनकर समोला ने कुमोला के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया और उसकी मॉम ने कुमोला से माफी मांगी कि हमेशा मैंने अपने आप को डांट से बचाने के लिए तुम पर जुल्म होने दिए। मैं बहुत बुरी माँ थी। अपनी माँ को इस तरह माफी मांगते देखकर कमोला को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपनी माँ को माफ करना चाहती थी, लेकिन तभी समोला ने दोबारा उसकी बॉडी पे कंट्रोल ले लिया और फिर उसके हाथ काटते हुए उसकी बॉडी में भी स्टैब करके उसे मार डाला। इतनी देर में सूजी मान भी घर आ चुका था। घर आया तो सबसे पहले उसे नौकर की और फिर अपनी वाइफ की लाश दिखी, जिसे देखते ही वो बिल्कुल टूट गया। वो जानता था कि समोला को मारने और कमोला के साथ गलत रवैया रखने में सिर्फ उसी की गलती थी, लेकिन सजा अब उसकी वाइफ को मिली थी। वो भी यही सब सोच ही रहा था कि उसे अचानक अपने रूम में चेयर हिलती हुई फील हुई, जिसपे उसने देखा कि कमोला बैठी हुई थी और समोला उस चेयर को हिला रही थी। उसके देखते ही समोला अपनी बहन की बॉडी के अंदर चली गई और पूरा कंट्रोल लेते हुए अब अपने डैड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। अपने आप को बचाने के लिए सूजीमान तेजी से घर से बाहर निकल जाता है और गांव में जाकर ढोल बजा देता है और सबको जगाता है। जगाने के बाद उसने सबको अपनी वाइफ और अपने नौकर के मरने के बारे में बताया। गांव वाले फौरन उसके घर जाते हैं और 2 लाशों को देखकर उनको भी दुख होता है। सूजीमान ने किसी को भी ये नहीं बताया था कि ये दोनों मर्डर उसकी बेटी कमोला ने किए हैं। वो सबको कमोला को ढूंढने को कहता है और बताता है कि उसे कमोला को एक शेमन के पास लेकर जाना है। इसकी ये बातें सुनकर सबका दिमाग खटक जाता है और वो समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों को कमोला ने मारा है और कमोला ने ही गांव के बाकी बच्चों को भी मारा था। इनके सर पे खून सवार हो जाता है और वो कमोला को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। हालांकि कमोला को मारना नहीं था। ये बात सूजीमान समझाता इससे पहले ही गांव वाले यहाँ से चले गए। अब सूजीमान खुद ही एक खंजर और रस्सी और कुछ चीजें लेकर कमोला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे बढ़ने पर उसे दिख भी गई कमोला, लेकिन अगले ही पल वो जंगल की तरफ भाग गई। खेतों में जैसे ही सूजीमान आता है तो कोई पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये कमोला ही थी। अपने आप को बचाने के लिए सूजीमान ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर कमोला के सर पे वार किया और उसे बेहोश कर दिया। वो उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि वो जान गया था कि इस सब में गलती उसकी है ही नहीं। इस सब में गलती तो समोला और उसकी वाइफ की थी। अपनी बेटी को प्यार ना करने की वजह से उसे बहुत दुख और पछतावा हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह रोने लगा। उसने अपनी बेटी को भी एक बोरी में बंद कर दिया, पर देखा कि अचानक से उसकी बेटी बोरी से गायब हो गई। समोला ने असल में उसे बोरी से बाहर निकाल दिया था और वो दोबारा अपने डैड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन इस मर्तबा सूजीमान चीजें हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। कमोला की दिल की तरफ हमला कर देता है और फाइनली वो गिर जाती है। पर कुछ ही देर बाद हंसते हुए उसे दोबारा होश आ जाता है। सूजीमान उसे देखकर बुरी तरह कंफ्यूज था। तब कमोला ने उसे बताया कि जब से समोला यानी मैं इसकी बॉडी में आई हूँ, तब से इसकी पूरी बॉडी बदल सी गई है। इसका दिल भी बाईं तरफ से हट के दाईं तरफ आ गया था, क्योंकि तुमने इसके दिल पे बात नहीं किया, तो इसीलिए ना ये मरी और ना ही मैं। अब समोला अपने डैड को मारती है। सबसे पहले वो उसी के हाथ से खंजर लेकर उसका पेट चीर डालती है, यहाँ तक कि उसकी आंतें बाहर निकल आई और उसके बाद उसने पास पड़ी 2 छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर सूजीमान की आंखों में स्टैब कर दी। सुबह होने पर दिखाया जाता है कि गांव वालों को सूजीमान की बॉडी क्रॉस से लटकी हुई मिली, जैसे उन्होंने कमोला को सजा दी थी। इस सब के बाद सीन्स प्रेजेंट में आते हैं और हम उस आदमी को देखते हैं जो ये सारी कहानी असल में गांव वालों को सुना रहा था। ये लड़का असल में सम का बेटा था, जो उस रात घर छोड़ के चली गई थी, इसीलिए उसकी और उसके बेटे की जान बच गई थी। वो बताता है कि अभी तक अगर बच्चों की जान जा रही है तो समोला अभी भी इस गांव में जिंदा है और सब बच्चों को बचाने के लिए हमें किसी तरह समोला को पकड़कर उसे खत्म करना होगा। और समोला के मिलने से पहले तक वो गांव वालों को ये कहता है कि अपने बच्चों को रात में बाहर नहीं निकलने देना। सारे उसकी बात मान के घर चले जाते हैं और रात में हमें उस बच्चे के डैड को दिखाया जाता है जिसे मूवी के स्टार्ट में समोला ने मारा था। उसे इस आदमी की बातों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सारा काम अब्दी ने किया है। वो रात में अब्दी को मारने के लिए अब्दी के घर के पास आता है और उसे
वहीं पर समोला दिख जाती है, जो इस टाइम एक मरे हुए आदमी की बॉडी को खा रही थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, ये बताते हुए कि ये एक सच्ची कहानी है। इंडोनेशिया में सेंट्रल हावा के पास सच में एक ऐसा गांव है जहाँ पर एक डेविल की बच्ची रहती है, और इसलिए वहाँ के लोग रात में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। ये कहानी एक भूतिया लड़की की है जिसका भूत होटल के एक रूम में रहता है। जो भी इस रूम में आता, लड़की का भूत उसे मार दिया करता था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। अब उसे लग रहा था जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, जिसका बदला वो सब लोगों से ले रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अब वो हकीकत क्या थी? साथ ही उस भूत लड़की की कहानी जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है एक होटल को दिखाने से जिसका नाम एम्बर होटल था। यहाँ पर एक लेडी वर्कर का पहला दिन था जो यहाँ पर जॉब करने आई थी। होटल के अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात हुई होटल की मालकिन से, जिसका नाम सुकनीति था। वो लेडी वर्कर को कहती है कि दूसरी फ्लोर की सफाई करो, और 2 से 3 बार कहती है कि 3rd फ्लोर पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो तोड़फोड़ हो गई है, कि तुम्हें हमेशा वहाँ से दूर ही रहना है। अब लेडी वर्कर जब 2nd फ्लोर की सफाई कर रही थी तो उसे 3rd फ्लोर से किसी के रोने की आवाज आई, इसीलिए वो मना करने के बावजूद भी 3rd फ्लोर पर चली जाती है। उसने कॉरिडोर का दरवाजा भी खोल दिया, और अब आवाज का पीछा करते करते वो एक ऐसे रूम के सामने आ खड़ी होती है जो सबसे अलग ही था, यानी कि उस पर होटल का नंबर नहीं लिखा हुआ था, और रोने की आवाज इसी रूम से आ रही थी। तो चेक करने के लिए लेडी वर्कर दरवाजा खोल देती है। रूम के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो पूरी तरह से व्हाइट थी, यानी कि उसकी स्किन, उसके बाल सब कुछ सफेद थे। और अब वो लेडी वर्कर को देखते ही रोने से चुप हो जाती है और एक लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड मिडनाइट। अब ये लाइन लेडी वर्कर के लिए खतरनाक थी, तो डर की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब क्या है, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब 3 दिन के बाद वो लेडी वर्कर अपनी बेटी को बताती है कि जब से मैंने उस सफेद स्किन वाली लड़की को देखा है, मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस के एक आदमी ने अपने पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा लिया, और मेरी आंटी ने भी अपनी जान ले ली, हमारी बिल्ली भी बगैर किसी वजह के मर गई, और मुझे इन सब चीजों से बहुत अजीब लग रहा है। सारी बातें सुनकर उनकी बेटी कहती है कि मॉम, ये बस आपको वहम है, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में आदमी है उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। करें बात आपकी आंटी की, वो तो कितने टाइम से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पागलपन की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। और जो बिल्ली है उसका मरना तो तय ही था, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। तो आप रिलैक्स रहिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो सोने से पहले आप प्रेयर करके सोइएगा। अब लेडी वर्कर अपनी बेटी को कुछ कह नहीं पाती और उनकी बेटी वहाँ से चली जाती है। लेडी वर्कर अपने रूम में जाकर प्रेयर करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वही व्हाइट लड़की शीशे में से निकलकर लेडी वर्कर के पीछे आ जाती है। व्हाइट लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी, उसे डराने लगती है, लेकिन लेडी वर्कर उसे देख नहीं पाती। जैसे रात के 12 बजे लेडी वर्कर सोने गई तो व्हाइट लड़की उसके रूम में चली जाती है और बड़ी बेरहमी से उसकी सारी स्किन निकाल कर बेदर्दी से उसकी जान ले लेती है। लेडी वर्कर की आवाज सुनकर उसकी बेटी वहाँ पर आई, और जब उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा वो बहुत ज्यादा डर जाती है, रो रो कर चिल्लाने लगती है, और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब 3 दिन के बाद हम 2 बहनों को देखते हैं, जिनमें बड़ी बहन का नाम रायना था। अपने डैड की मौत के बाद वो अपने दादा और दादी के पास जा रही थी। उनकी दादी और कोई नहीं बल्कि एम्बर होटल की मालकिन थी, सुकनीति। उन लोगों के पास एम्बर होटल ही उनके डैड की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो अपनी दादा और दादी के साथ वहाँ पर रहने के लिए आई थी। जैसे होटल पहुँची, इनकी दादी सुकनीति और दादा इनका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। सुकनीति रायना को उसके डैड की कुछ चीजें देते हुए कहती है कि अब से होटल तुम्हें ही संभालना है, जिसके लिए रायना मान जाती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके इस होटल को चलाना है। वजह ये है कि अब उसकी बहन की जिम्मेदारी रायना पर ही आ गई थी, जिसके रहने का खर्चा और कॉलेज की फीस रायना के सर पर ही थी। सुकनीति यहाँ रायना और उसकी बहन को भी यही समझाती है कि तुम होटल में कहीं भी घूम सकती हो, सिवाय 3rd फ्लोर की, क्योंकि वहाँ जाना मना है, रेनोवेशन का काम हो रहा है, वर्कर्स छुट्टी पर है, तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। रायना करीबी स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन करवा देती है, और जब वो वहाँ से जाने लगी तो उसकी मुलाकात अपने ही एक पुराने दोस्त से होती है, जो पहले कभी एक दूसरे को पसंद किया करती थी, और वो लड़का एक रिपोर्टर भी था। वो रायना को कहता है कि अपना ख्याल रखना, संभाल के रहना, क्योंकि वो एक रिपोर्टर था तो एक औरत की मौत की जाँच कर रहा था, जिसका खून किया गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली लेडी वर्कर है। वो बताता है कि मैं इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, और आज मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ वो लेडी काम करती थी, ताकि मुझे वहाँ पर कोई सबूत मिल सके। और जब वो बताता है कि वो लेडी एम्बर होटल में काम करती थी, तो ये सुनकर रायना काफी चौंक जाती है, क्योंकि वो तो उनका ही होटल था जहाँ पर वो रहने आई थी। पर लेडी वर्कर की मौत वाली बात उनकी दादी सुकनीति ने उनसे छुपाई हुई थी, तो इसलिए अब वो रिपोर्टर रायना के साथ एम्बर होटल आ जाता है।
वो सुकनीति से पूछता है कि वो लेडी वर्कर यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही थी। सुकनीति बताती है कि उसे कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था ये हम नहीं जानते। ये सुनकर रिपोर्टर होटल में ही रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो और ज्यादा सबूत इकट्ठे कर सके। यह रायना अपने दादा और दादी से नाराज होती है कि आप लोगों ने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर सुकनीति कहती है वो बेटा इसलिए क्योंकि तुम अपने डैड की मौत को अभी अभी झेल कर आई हो, तो हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम और परेशान न हो जाओ। रात को रायना की बहन प्रेयर कर रही होती है और रायना को भी यही कहती है कि गॉड पर भरोसा रखिए और प्रेयर किया करें। रायना जब अपनी रूम के बाहर खड़ी हुई थी तो उसे थर्ड फ्लोर के एक कमरे से लाइट जलती हुई नजर आती है, तो इसलिए वो चेक करने वहाँ पर चली जाती है कि आखिर वहाँ पर है कौन और लाइट किसने ऑन की, क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं होना चाहिए था जैसा सुकनीति ने बताया था। लेडी वर्कर की तरह रायना भी कॉरिडोर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने देखा कि ये लॉक्ड है तो वो तोड़कर अंदर आ जाती है। उसे भी सामने वाले रूम से लड़की की रोने की आवाज आने लगती है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला अंदर वो व्हाइट लड़की बैठी हुई थी जो रायना को भी देखकर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोलती है। रायना कुछ करती नहीं और चुपचाप वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की होटल की कोई गेस्ट है, लेकिन वो पूरी रात उस लाइन के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन जब वो अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने गई तो गाड़ी पर 1 लिखा हुआ था, यानी कि पहला दिन, जो चीज फिर गायब भी हो गई। लेकिन ये चीज रायना को परेशानी में डाल देती है, इसलिए वो इस बारे में सुकनीति से बात कर ही लेती है। वो सुकनीति से 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब पूछती है। वो बताती है कि कल रात मुझे थर्ड फ्लोर के एक रूम से लाइट जलती हुई नजर आई। फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे किसी लड़की की रोने की आवाज आई। तब मैं उस रूम वाले गेस्ट को चेक करने गई थी क्या वो ठीक है। यह रायना के मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि अगर थर्ड फ्लोर पर कोई रह रहा था तो फिर सुकनीति ने ये क्यों कहा कि वहाँ रिनोवेशन का काम हो रहा है और वहाँ पर कोई नहीं है। मगर उसकी सारी बातें सुनकर सुकनीति काफी घबरा जाती है। उसे देखने से साफ लग रहा था कि वो थर्ड फ्लोर की भयानक राज को जानती है, इसलिए वो हर किसी को वहाँ जाने से मना किया करती थी। लेकिन अब क्योंकि रायना वहाँ पर चली गई थी तो सुकनीति ये सोचकर भी काफी डरी हुई थी। उसे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रायना को क्या कहूँ, और रायना वहाँ से चली जाती है। अब रायना अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद सुकनीति के पास उनका हस्बैंड आया। वो बताता है कि आज पुलिस हमारे होटल में आने वाली है क्योंकि लेडी वर्कर की बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है जो कुछ उसके साथ यहाँ हुआ था। तो पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ये सुनकर सुकनीति दुखी होती हुई बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रायना भी थर्ड फ्लोर पर चली गई है और उसने वो रूम खोल दिया है। जो सुनकर उसका हस्बैंड भी काफी डर जाता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। लेडी वर्कर की मौत की खबर हर जगह फैल गई थी। पुलिस भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी थी और जब ये बात सभी गेस्ट को पता चलती है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर भी था और सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी यहाँ पर रायना भी आ जाती है। अब एक फोन की घंटी बजती है जिसे रायना उठाती है। उसे कहा गया कि उसे रूम में टॉवल पहुँचाओ, तो अब टॉवल रायना ही देने जाती है। उसने देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, लेकिन अब बाथरूम से रोने की आवाज आ रही है। और जब वो बाथरूम को चेक करने गई है वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तभी रूम वाले फोन की घंटी बजती है जिसे रायना फिर से उठाती है। आगे से कोई बोल रहा था कि अगर वो बाथरूम में नहीं है, रूम में नहीं है, तो फिर ये सोचो कि वो रूम में छुपी हुई कहाँ है। ये सुनकर रायना काफी डर जाती है। वो जल्दी से रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है कि इस वाले रूम में कौन रुका हुआ है। तब उसे पता चलता है कि कोई भी नहीं, वो रूम तो खाली है। चेक करने पर रायना को वही लड़की अब पर्दों के पीछे चलती हुई नजर आती है। देखते देखते वो लड़की अब कारपेट के नीचे आ गई और तेजी से रायना की तरफ बढ़ने लगती है। रायना ने उसे देख लिया था। ये व्हाइट बालों वाली लड़की थी जिसकी आंखें लाल रंग की थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसे देखकर रायना बहुत डर गई, जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पर रिपोर्टर भी आ गया जो रायना को संभालता है। रायना उसे सब कुछ बता देती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ। रिपोर्टर जब चेक करने रूम के अंदर गया तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था, यानी कि सब नॉर्मल था। वहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था जो रायना बता रही थी। अब जो रायना के साथ हुआ था वो सुनकर होटल का सारा स्टाफ भी अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब मजबूरन सुकनीति और उनके हस्बैंड को रायना और रिपोर्टर को सारी बात बतानी पड़ती है। वो कहते हैं कि 6 साल पहले जब हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे तो तुम्हारे डैड यानी कि हमारे बेटे ने हमें बताया कि उसने ये होटल खरीदा हुआ है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ रह सकते हैं और जो यहाँ से पैसे मिले उनसे हम अपना खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन जब हम इस होटल में आए तो इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तुमने पूरे होटल को रेनोवेशन करवाया और जब एक वर्कर थर्ड फ्लोर पर लाइट लगा रहा था तो उसे भी उस नंबर के बगैर वाले रूम में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तब उसने भी चेक करने के लिए वो दरवाजा खोला और अंदर उसे भी वो व्हाइट लड़की मिली जिसको भी देखकर उसने 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला। ऐसा होने के बाद उस वर्कर के साथ 2-3 दिन तक अजीब होता रहा और फिर तीसरे दिन की मिडनाइट पर यानी कि 12 बजे उसकी मौत हो गई। फिर वो बताते हैं 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जिस किसी को भी उस लड़के ने ऐसा बोला पहले 2-3 दिन तक उसके साथ अजीब होता रहेगा और फिर तीसरी रात की मिडनाइट यानी
साढ़े 12 बजे बुरी तरह से उसकी मौत हो जाएगी। इससे जाहिर है वो व्हाइट लड़की ही मारती होगी। जैसा उस वर्कर के साथ हुआ, उसने 12 बजे अपना सर दीवार पर मार मार कर बुरी तरह से अपना सर बॉडी से अलग कर दिया। आगे उन्होंने बताया कि वर्कर की मौत के बाद हमने होटल में एक शमन को बुलाया। इन्हें जो भूत आत्माओं को भगाने का काम करते हैं। जहाँ शमन भी इतना डरा हुआ था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस रूम में जाए। इसलिए शमन ने हमें कहा कि हम हमेशा इस वाले रूम को बंद रखें ताकि कोई भी उस व्हाइट लड़की के भूत को जो इस रूम में रहता है उसे देख सके या सुन सके, और ना यहाँ पर कोई आ सके जिसे वो लड़की मार दे। लड़की के भूत ने यहाँ पर कब्जा इसलिए किया हुआ था क्योंकि ये उसी का रूम था शुरू से, जिसका मतलब साफ है कि उसके भूत को वहाँ से निकालना नामुमकिन था। और यही वजह थी कि वो लोग पूरे ही 3rd फ्लोर को बंद रखती थी। वहाँ पर किसी का भी जाना मना था। लेकिन जैसे उस लेडी वर्कर ने रूम को खोला, बस तब से सब होने लग गया। ये सारी बातें सुनकर रायना और रिपोर्टर काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रायना अपना सोचने के बजाय अपनी बहन की फिक्र करने लगती है और कहती है कि मुझे उसकी टेंशन हो रही है, हमें कैसे भी करके उसे उस रूम में जाने से मना करना है, उसे वहाँ नहीं जाने देना, किसी भी सूरत वो वहाँ पर जाने नहीं चाहिए। रायना की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है। जब वो लैब में कोई जरूरी सामान लेने गई थी, तब उसे भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तभी वहाँ पर रखा हुआ स्टैचू जिंदा हो जाता है। वो इधर से उधर हरकत करने लगता है। वो कैंची लेकर रायना की बहन की तरफ बढ़ने लगा और बार बार यही बात कह रहा था कि जब तुम भी मरोगी तो तुम्हें भी वही तकलीफ महसूस होगी जो उस व्हाइट लड़की ने महसूस की थी। ये देखकर वो काफी डर जाती है, चिल्लाते हुए बाहर आ गई। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब रायना की बहन ने टीचर को ये बताया कि अंदर कोई है और स्टैचू इधर से उधर हरकत कर रही है, तो टीचर अब कुछ चेक करने अंदर गई। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। रायना की बहन घर आ गई, जहाँ रायना सबसे पहले उसे एक ही सवाल पूछती है कि क्या तुम 3rd फ्लोर की उस रूम में गई हो या फिर नहीं। जिस पर उसकी बहन ने बताया कि हाँ, मुझे भी उस रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं उसे चेक करने वहाँ पर गई, जहाँ मुझे व्हाइट लड़की बैठी हुई दिखी और उसने मुझे 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला, जिसका मतलब था कि अब इन दोनों बहनों के पास ही सिर्फ 3 दिन का टाइम है। तो अब उस व्हाइट लड़की के बारे में जानने के लिए रायना और रिपोर्टर उसे शमन के पास जाते हैं, जिसने 3rd फ्लोर को सील किया था। शमन बताता है कि व्हाइट लड़की ने जरूर कुछ ऐसा छुपाया हुआ है जिससे वो मरने के बावजूद भी आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही, इसी दुनिया में फंसी हुई है। और अब अगर वो लोग चाहते हैं कि सच्चाई का पता चले, तो उन्हें उस लड़की का नाम जानना होगा, क्योंकि लड़की के नाम से वो उसके भूत से बात कर पाएंगे। इसलिए अब रायना और रिपोर्टर बाकियों के साथ मिलकर लड़की के नाम के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रायना को याद आया कि डैड ने कहा था, मैंने अपने दिल में बहुत सारे राज रखे हुए हैं जिनको मैं नॉवल में लिखता हूँ। इसलिए रायना सबको अपने डैड की नॉवल पढ़ने को देती है, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं न कहीं डैड ने अपनी नॉवल में उस व्हाइट लड़की या फिर इस होटल की माजी के बारे में लिखा होगा। लेकिन किसी को भी नॉवल में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, जिस वजह से रायना काफी मायूस हो जाती है और अब वो अकेले ही उस रूम की तरफ बढ़ने लगी उसे चेक करने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर जरूर कुछ न कुछ होगा। वो जैसे रूम के बाहर आई, यहाँ पर रिपोर्टर और उसकी बहन भी आ जाती है, जो रायना को अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि अंदर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब रायना उन्हें समझाती है कि देखो, अगर हमने कुछ ना किया तो तीसरी रात की मिडनाइट में हमने तो वैसे भी मर ही जाना है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो क्या पता हम बच जाएं। इसलिए रायना और उसकी बहन अंदर जाते हैं, जबकि रिपोर्टर बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि अभी तक वो अंदर नहीं गया था, तो उस पर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट वाला कर्स शराब नहीं चल सकता था। रूम में आने के बाद रायना और उसकी बहन अलग अलग होकर वहाँ हर तरफ से बहुत ढूंढने लगती है, जहाँ उनकी नजर एक सूखी हुई सफेद फूल पर पड़ती है। रायना की बहन बाथरूम में गई उसे चेक करने, जहाँ शीशे में वो उस लड़के के भूत को देखती है जो उसे डरा रही थी। रायना बेड के नीचे चेक करने गई, जहाँ पर उसे एक पेपर का टुकड़ा मिला जिस पर एंजल लिखा हुआ था, जिसे रायना अपने पास रख लेती है और उसे दिखाने अपनी बहन के पास जाने लगी। लेकिन उसने देखा कि मेरी बहन तो पोजेस हो चुकी है, यानी लड़के की आत्मा अब उसकी बहन के अंदर आ गई थी। रायना उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन के सर पर अब एक चेहरा आ गया था, इसलिए वो रायना पर हमला कर देती है, अपना सर दीवार पर मारती है और दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रिपोर्टर भी अंदर आ गया, जहाँ वो किसी तरह उसी पोजीशन से तो बाहर नहीं आता है, लेकिन वो खुद भी काफी जख्मी हो गया था। अब रायना की बहन तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन तभी इन्हें अपने सामने व्हाइट लड़की का भूत खड़ा हुआ नजर आया, जो फिर से बोलती है 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, जो लाइन उसने रिपोर्टर के लिए बोली थी, यानी कि अब वो कर्स उस पर भी चल गया था, क्योंकि वो इस रूम के अंदर जो आ गया था। लेकिन वो तीनों जल्दी से भागकर रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी इन्होंने देखा कि 12 बज गए हैं, यानी कि रायना और उसकी बहन का दूसरा दिन शुरू हो गया था, जबकि रिपोर्टर का आज पहला दिन था, जिस वजह से तीनों ही अपनी अपनी जिंदगियों को लेकर परेशान होने लगी, रोने लगती हैं। रायना रिपोर्टर को बताती है कि मुझे लगता है कि वो कमरा उसी लड़की का था, यानी कि वो वहीं पर ही रहती थी। शायद डैड भी उसे जानते होंगे, इसलिए उन्होंने उसे रहने दिया। तभी रायना रिपोर्टर और अपनी दादा और दादी को वो पेपर का टुकड़ा दिखाती है। उसे देखकर सुखनीति और उसके हस्बैंड और भी ऐसे पेपर के टुकड़े लाते
हैं जो उन्हें हर रूम के बेड के नीचे से मिले थे। हर टुकड़े पर एक जैसी राइटिंग थी, यानी कि ये एक लेटर था, एक खत था जिसे किसी ने टुकड़े टुकड़े करके होटल के हर एक रूम में अलग अलग रख दिया था। यानी कि ये चीज किसी गेम की तरह, पजल की तरह बना दी गई थी। जैसे उन्होंने इसको जोड़ा तो वहाँ पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था जो था जैस्मिन, जिसे इन्हें लगा कि जरूर उस व्हाइट लड़की का नाम जैस्मिन है। और ये लेटर जैस्मिन ने रैना के डैड के लिए लिखा था। लेटर में लिखा हुआ था कि मैं रैना के डैड को पहली बार पाइन के पेड़ के पास मिली थी जो जंगल में है, और वो टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था क्योंकि उसके बाद मैंने रायना के डैड के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हमेशा ही उसी जंगल में पाइन के पेड़ों के पास रहूं। पता चला कि जैस्मिन एंजल भी रायना के डैड को ही बोल रही थी। अब इससे लोग समझ जाते हैं कि अगर हम पाइन के पेड़ों के पास उस जंगल में जाएंगे तो जरूर हमें वहाँ से कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। इसीलिए अब रायना और रिपोर्टर पास ही के जंगल में पाइन के पेड़ों को ढूंढने निकल जाते हैं। जल्दी उन्हें वो जगह मिल भी गई थी क्योंकि पाइन के पेड़ों के साथ वहाँ बहुत सारे सफेद फूल भी उगे हुए थे, और ये वही जगह थी जहाँ रायना के डैड और जैस्मिन मिला करती थी। रायना यहाँ पर आकर और भी चीजें याद करने लगती है। लेटर के मुताबिक वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। वो एक नदी के पास पहुँचे जहाँ उन्हें एक बोटमैन कश्ती में बैठा हुआ इस तरफ आता हुआ नजर आया। उस आदमी से वो पूछने लगे कि आखिर वो व्हाइट फ्लावर्स मेनली असल में उगते कहाँ हैं, यानी कि उनका ओरिजिन कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है जैस्मिन उसी जगह की रहने वाली हो। तो वो बोटमैन बताता है कि वो फूल हमारे गांव में ही उगते हैं, हमारा गांव ही उसका ओरिजिन है, और हमारे गांव का नाम भी व्हाइट फ्लावर विलेज है। जो सुनकर रायना और रिपोर्टर थोड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद हम सच्चाई के बहुत ही करीब हैं। इसीलिए वो बोटमैन से मदद मांगते हुए कहते हैं कि आप प्लीज हमें गांव के हेड के घर ले चलिए, हमने उनसे कोई जरूरी बात करनी है। बोटमैन उनकी मदद कर देता है और वो उन्हें हेड के घर ले आता है। जब रायना और रिपोर्टर हेड से बात करना शुरू करते हैं, वो उन्हें होटल में हो रही मौतों के बारे में बताते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने हेड को व्हाइट लड़की जैस्मिन की शक्ल सूरत के बारे में बताया, यानी कि वो पूरी व्हाइट है, उसकी आंखें लाल है, तो हेड काफी घबरा जाता है ये सुनकर, और उन्हें वहाँ से ये कहकर निकाल देता है कि मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। अब बाहर बारिश हो रही थी और ये लोग रिवर भी क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसीलिए बोटमैन उन्हें कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ मेरे घर। अंदर आने के बाद रायना काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला और अब इनके पास बस एक दिन का टाइम है। यहाँ रायना रिपोर्टर को ये भी बताती है कि जब मेरी मॉम बीमार पड़ी और मेरे डैड को कैंसर हुआ तो मैंने बहुत प्रेयर्स की, लेकिन फिर भी गॉड ने मेरी नहीं सुनी, मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लिया। लेकिन सब कुछ भुलाकर जब मैं यहाँ पर रहने आई तो मुझे यहाँ पर भी सब कुछ वही देखना पड़ेगा, यानी कि अपनी और अपनी बहन की मौत। ये बताकर वो रोने लगी, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि गॉड मेरे साथ कर क्या रहे हैं। तब रिपोर्टर उसे समझाता है कि देखो, अगर तुम्हारे साथ बुरी चीजें हो रही है ना आज, तो इसका मतलब है कि गॉड तुम्हें आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयार कर रहा है, ताकि अगर कभी तुम आने वाले टाइम में भी किसी मुसीबत में फंसो तो तुम हार ना मानो, बल्कि गॉड से दुआ करो, गॉड पर यकीन रखो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें हेड और उसकी वाइफ की लड़ने की आवाजें आती हैं, जिससे रिपोर्टर को शक हुआ कि हेड की वाइफ जरूर कुछ न कुछ तो जानती है और वो छुपा रही है, क्योंकि पहले भी जब वो लोग बातें कर रहे थे तो उसने हेड की वाइफ को चुपके से उनकी बातें सुनते हुए देख लिया था। इसलिए चुपके से हेड के घर घुस जाते हैं और इन्हें वहाँ उस व्हाइट लड़की जैस्मिन की पेंटिंग नजर आती है, और फिर तभी हेड की वाइफ उन्हें बता देती है कि असल में ये लड़की हमारे बेटी है। तो अब वो लोग बोटमैन को और हेड की वाइफ को सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। तो बोटमैन उन्हें बताता है कि उस लड़की का, यानी व्हाइट लड़की का असल नाम मैनर है, जो कि मिडनाइट में हेड के घर पैदा हुई थी, लेकिन उसे एक बीमारी थी जिस वजह से उसका पूरा जिस्म ही व्हाइट था, यहाँ तक कि उसके बाल भी, उसकी स्किन भी। इसी वजह से तो उसका नाम उन व्हाइट फ्लावर्स के ऊपर रखा गया था, जिन व्हाइट फ्लावर्स पर इस गाँव का नाम रखा गया था। मैनर की शक्ल सूरत की वजह से हर कोई उसे परेशान करता, बच्चे उसे बुरे करते थे और अक्सर तो उसे डेविल कहते थे कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। उसके डैड भी उसे हमेशा पीटा करते, कमरे में बंद करके रखते थे, क्योंकि उसकी वजह से गांव में उनकी इज्जत कम हो रही थी। यही वजह है कि मैनर अकेली रहने लगी। वो अपने माइंड में गेम्स बनाती, अपने साथ भी खेला करती थी और डांस करती थी। लेकिन जैसे 20 साल हुए वो घर से भाग गई और कोई नहीं जानता कि भागकर वो कहाँ गई है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद रायना और रिपोर्टर वापस होटल में आ जाते हैं, और अब क्योंकि उन्हें मैनर का असली नाम भी पता चल गया था, इसलिए वो होटल में शमन को बुलाते हैं, जहाँ पर शमन मैनर के नाम के जरिए उसकी आत्मा से बात करता है और उन्हें बताता है कि जब मैनर अपने घर से भागी थी तो वो उसी जंगल में उन पाइन के पेड़ों के पास गई थी, जहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात हुई रायना के डैड से, जहाँ पर रायना के डैड ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, उसकी मदद की, बल्कि उसे अपने होटल में रहने के लिए रूम भी दिया। उसने अपनी माँ की सारी ज्वेलरी भी मैनर को दे दी, क्योंकि रायना के डैड के पास अपने माँ बाप की यादों के अलावा और कोई नहीं था, और अब क्योंकि वो मैनर को अपना सबसे करीबी इंसान माना करता था तो इसलिए उसने वो सब उसे दे दिया।
जिस वजह से मैनर को भी काफी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार कोई उसकी शक्ल सूरत ना देखकर उसके इतने करीब आ गया था। अब दोनों इसी होटल में रहने लगे। देखते ही देखते उनमें प्यार भी हो गया, क्योंकि रायना के डैड ने उसे कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि वो बाकियों से अलग है, जिस वजह से वो खुद भी इस बात को भुला चुकी थी कि मैं बाकियों से अलग हूँ। लेकिन फिर रायना के डैड अपने बिजनेस के सिलसिले में जकार्ता चले गए और उसके पीछे से मैनर उसके वापस लौटने का वेट करती रही, जहाँ उसने रायना के डैड के लिए वो लेटर वाला गेम बनाया, यानी पजल गेम, जिस लेटर के कई सारे टुकड़े करके उसने हर रूम के बेड के नीचे रख दिया। लेकिन काफी दिन गुजर गए थे और रायना के डैड वापस नहीं लौटे, इसलिए मैनर अब खुद जकार्ता जाकर उसके डैड को ढूंढने लगी। लेकिन वहाँ मैनर ने रायना के डैड को किसी और के साथ देखा, यानी कि उनकी एंगेजमेंट हो गई थी और वो लड़की उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसका मतलब वो समझ गई, यानी कि रायना के डैड ने मुझे धोखा दिया। इस वजह से उस बेचारी का दिल टूट गया। होटल वापस आकर उसने चाकू से अपने जिस्म की सारी जिल्द निकाल दी, क्योंकि इस तरह दिल तोड़कर रायना के डैड ने उसे ये एहसास दिला दिया था कि वो सच में बाकियों से अलग है। वो किसी के काबिल नहीं और ना ही कोई उसे कबूल कर सकता है। सिर्फ अपनी शक्ल सूरत की वजह से वो हमेशा अकेली रहेगी, इसलिए वो लगातार 3 दिन तक अपने जिस्म से अपने स्किन को अलग करती रही। फिर जैसे ही तीसरी रात की मिडनाइट आई तो दर्द में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये सुनकर रायना और रिपोर्टर को काफी दुख भी हुआ, साथ ही वो काफी डर भी जाती है और शमन से पूछती है कि अब हम इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं। जिस पर शमन कहते हैं कि अब तुम्हें मैनर का टूटा हुआ दिल जोड़ना है, यानी कि अब उन्हें मैनर की लाश ढूंढनी होगी कैसे भी करके, जिसमें उन्होंने मैनर की लाश को किसी ऐसी चीज से जोड़ना है जो जिंदा चीज का काम करे और मैंने इन्हें माफ कर दी। लेकिन जब उन्होंने शमन से पूछा कि हम ये काम करेंगे कैसे, तभी आकर मैनवी आत्मा ने शमन पर हमला कर दिया। वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बुरी तरह उसका सर जिस्म से अलग करके उसे मार डालती है, जो सीन बहुत ही भयानक था। और अब उसका असली रूप देखकर रायना और रिपोर्टर भी बहुत घबरा जाते हैं। रायना काफी टेंशन में भी थी, क्योंकि सब कुछ ठीक करने के लिए उनके पास टाइम बहुत ही कम बचा था। तभी रायना की बहन की नजर बेड के नीचे पड़ी उसके डैड के सामान पर गई। उसमें एक किताब थी जिस पर लिखा हुआ था वाइट एस जस्मिन, यानी कि उनके डैड ने इस बुक के अंदर मैनर के बारे में लिखा हुआ था। किताब को पढ़ने से उन्हें पता चला कि असल में रायना के डैड जकार्ता किसी मीटिंग के सिलसिले में नहीं गए थे, बल्कि वो तो मैनर को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए उसके लिए उस जैसे ही व्हाइट फ्लावर्स वाली रिंग बनवाने गई थी, ताकि वापस आकर उसे सरप्राइज दे सके, उसे बता सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और फिर वो शादी कर ले। लेकिन जब वो रिंग खरीद कर शॉप से बाहर आ रही थी तो तभी एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में रायना के डैड के दिमाग पर गहरी चोट आई, जिस वजह से उनकी याददाश्त चली गई। और जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो असल में सुकनीति और उनके हस्बैंड की थी, यानी कि रायना का डैड उनका असली बेटा नहीं था। उन्होंने तो उसे बस गोद लिया था और उसे अपने बेटे की पहचान दी थी, उसका नाम और सब कुछ। तो बस तभी से रायना का डैड सुकनीति और उनके हस्बैंड के साथ रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसे सब कुछ याद आ ही गया कि आखिर में यहाँ पर आया क्यों था, इसलिए वो जल्दी से वापस होटल में आ गया, क्योंकि वो भी मैनर से बहुत प्यार करता था। लेकिन तब तक मैनर की लाश का बहुत बुरा हाल हो चुका था, वो सड़ चुकी थी। और ये देखकर रायना के डैड को बहुत दुख हुआ, वो पूरी तरह से टूट गई। वो हर टाइम यही सोचती रहती है कि काश उस दिन मैं मैनर को सब कुछ बता देता, सच मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। इससे होता ये कि आज वो खुद के साथ ऐसा ना करते और ये दोनों साथ होते और उन्होंने शादी कर ली होती। लेकिन अब क्योंकि मैनर की मौत हो चुकी थी, वो जा चुकी थी, इसलिए रायना के डैड उसकी लाश को होटल के बेसमेंट में बनी एक सुरंग में ही दफन कर देते हैं ताकि वो बरी हो सके। कब्र के ऊपर उसने वही व्हाइट फूल वाली रिंग की तस्वीर बना दी जो उसने मैनर के लिए बनवाई थी, ताकि इससे मैनर की आत्मा को सुकून मिल सके और उसकी कब्र हमेशा यहीं पर रहे जहाँ उसने मैनर के साथ अपनी इतनी सारी और इतनी प्यारी यादें बनाई। जिसके बाद रायना की डैड हमेशा के लिए इस होटल से दूर चले गए, क्योंकि वो हमेशा इस दुख में रहकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकते थे। ये सब देखकर रायना और उसकी बहन समझ गई कि इसका मतलब है कि डैड ने कभी मैनर को धोखा दिया ही नहीं था, बल्कि वो तो उसे इतना प्यार करते थे। मगर सच जाने से पहले ही मैनर की मौत हो गई। तो अब उन्हें कैसे भी करके मैनर को सारी सच्चाई बतानी होगी। जहाँ तभी उन्हें शमन की कही बात याद आती है कि उन्हें मैनर की लाश को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना होगा जो जिंदा चीज का काम कर सके। और अब उस जिंदा चीज का काम करने वाली थी ये रिंग, जिससे वो मैनर की लाश को पहनाकर उसका टूटा हुआ दिल जोड़ सकती थी, जिससे वो भी सच्चाई जान ली कि रायना के डैड ने उसे कितना प्यार किया था और कभी धोखा नहीं दिया था। जिसके बाद रायना और रिपोर्टर होटल के बेसमेंट में आ जाते हैं। वो पूरी तैयारी करके आए थे ताकि टनल के अंदर उसकी कब्र को ढूंढ सके। जिसके बाद वो सुरंग में अलग अलग जाकर मैनर की लाश को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी
यहाँ पर मैनर की आत्मा भी आ जाती है, क्योंकि वो उन्हें इतनी आसानी से ये काम करने नहीं दे सकती थी। वो इनका टाइम जाया करने के लिए रिपोर्टर को पोजेस्ट कर लेती है। उसके जरिए वो रायना को गलत रास्ता बताती है, लेकिन रोज जब रायना को पता चल गया कि रिपोर्टर पोजेस्ड है और अगले ही पल वो रायना पर हमला कर देते हैं, जिसे बचकर वो उससे दूर भाग जाती है। लेकिन रायना अपने बचाव में रिपोर्टर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है, ताकि अगर मैंने उसे पोजेस भी कर ली तो वो उसके करीब ना आ सके। जिसके बाद एक बार फिर से रायना कब्र को ढूंढना शुरू कर देती है। साथ ही वो काफी परेशान भी थी, क्योंकि अब उसके पास टाइम बहुत ही कम बचा था। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। तभी रायना को अपने बैग में अपने दादा और दादी का लेटर मिलता है कि रायना, अगर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखे तो तुम गॉड से प्रेयर करना, देखना वो फिर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उसके पास आखिरी रास्ता गॉड ही है जो जरूर हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अब रायना प्रेयर करने लगती है। वो रो रो के गॉड से दुआ करती है। उधर रायना की बहन भी अपने दादा और दादी के साथ मिलकर प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हमें सिर्फ गॉड ही बचा सकती है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि तभी कुछ दूर चलने के बाद रायना को वो कब्र मिल जाती है, जिसे रायना खोदना शुरू करती है और उसे कुछ ही देर में मैनर का स्केलेटन ढांचा मिल जाता है। लेकिन इससे पहले रायना उस रिंग को मैनर के हाथ में पहनाती, यहाँ पर पोजेस्ड रिपोर्टर आ गया। वो रायना पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो जैसी तैसी अपनी जान पर खेलकर वो रिंग मैनर के हाथ में पहना ही देती है, जिससे कि उसकी लाश और जिंदा चीज यानी कि वो एलिमेंट आपस में मिल चुके थे। ऐसा होते ही मैनर सारी सच्चाई जान गई थी। उसकी आत्मा को शांति मिल गई, सुकून मिल गया और अब वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद रायना और रिपोर्टर टनल से बाहर आ गई, जहाँ वो सब लोग आपस में मिलकर जज्बाती हो गए, रोने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने सबने मिलकर आखिरकार सब कुछ ठीक कर ही दिया। रायना और रिपोर्टर ने वो सब कुछ पुलिस को बता दिया जो उनके साथ हुआ था। फिर रिपोर्टर रायना से बात करने आया। उसे कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इसे रायना कबूल भी कर लेती है और हाँ बोल देती है। रिपोर्टर अभी भी उस होटल में ही था और वो फोन पे रायना से बात कर रहा होता है कि कल हम अपनी शादी की डिस्कशन करेंगे। और अब जैसे रिपोर्टर ने फोन बंद किया, हम देखते हैं कि एक बार फिर मैनर की आत्मा शीशे से निकलकर बाहर आती है। इस टाइम घड़ी में 12 बज रहे थे, यानी कि रिपोर्टर की 3 नाइट्स पूरी हो गई थी और ये मिडनाइट का टाइम था। इसलिए अब मैनर उसके पूरे जिस्म से उसकी सारी स्किन निकाल देती है और बड़ी बेदर्दी से उसकी जान ले लेती है। फिर अगले दिन रायना जब उसे नींद से जगाने आती है तो वो रिपोर्टर की ऐसी हालत देखकर काफी डर जाती है। वो दुखी भी थी, रोने लगती है। वो इस बात से काफी परेशान हो रही थी कि उन्हें लग रहा था कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है और मैनर जा चुकी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आई जो रिपोर्टर की लाश को वहाँ से ले जा रही होती है और ये चीज छत पर खड़ी रायना और उसकी बहन देख रही होती है। यह रायना अपनी बहन से पूछती है कि अगर मैनर ने रिपोर्टर को ही मारना था तो उसने हमें क्यों नहीं मारा, तुम्हें और मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? और अभी हालांकि उसने सब जान लिया है, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया में क्यों है, यहाँ से क्यों नहीं जा रही? इस पर रायना की बहन कहती है कि बेशक हमने ऐसा करके उसका दिल तो जोड़ दिया, लेकिन अभी भी मैनर वो चीजें नहीं भूली थी जो उसके साथ बाकी लोगों ने की। उसका दिल दुखाया, उसे परेशान किया उसकी शक्ल सूरत की वजह से, क्योंकि हमारे डैडी थे जो उससे प्यार करते थे, बाकी सब तो उसे नफरत ही करते थे ना, उसे बुरा समझते थे। तो अब जब तक वो उन सब लोगों से बदला नहीं ले लेगी, वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। और क्या पता वो जाएगी ना, क्योंकि उसने उस रूम में ही अपनी जान ली थी। तो ऐसा करने वाले लोगों के लिए अगली दुनिया में भी कोई जगह नहीं होती। उनकी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलता और वो हमेशा से ही दुनिया में फंसे रह जाती है। जैसे कि मैनर को ही देख लो, वो वहाँ फंसी हुई है। अपनी बहन की सारी बातें सुनकर रायना काफी हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर मेरी बहन को ये सारी बातें कैसे बताएं। और फिर तभी रायना की बहन रायना की तरफ देखती है, जिसकी आंखें एकदम लाल थी, यानी कि मैनर ने उसे पोजेस्ट किया हुआ था, वो उसके अंदर आई हुई थी। और अब तक रायना की बहन जो बोल रही थी वो उसे मैनर ही बुलवा रही थी, जहाँ वो उनसे ये भी कहती है कि तुम्हारे डैड ने हाँ सच में मुझसे सच्चा प्यार ही किया था, इसलिए अब से पूरी जिंदगी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, क्योंकि तुम दोनों उनकी बेटियाँ जो हो। जिसके बाद रायना और उसकी बहन अपने दादा और दादी के साथ हमेशा के लिए उस होटल को छोड़कर चली जाती है। साथ ही पुलिस ने भी उस होटल को अब पूरी तरह से सील कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी मौतें जो हुई थी। और अब 2 पुलिस वाले 3rd फ्लोर को चेक करने आए। वो उसी मैनर वाले कमरे में जाती है जहाँ अंदर मैनर बैठी हुई थी, और उनको देखते ही वो कहती है 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, यानी कि वही मौत वाली लाइन बोलती है। यानी कि ये सिलसिला अब इस होटल में शुरू होने वाला था फिर से। मैनर हमेशा के लिए इस होटल रूम में रहने वाली थी, तो वो लोगों को ऐसी मारती रहेगी जो भी यहाँ पर आएगा। यानी कि ये चीज बहुत खतरनाक थी। इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।